अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और आवाम और मैं हूं मारिया जतून। नाज़रीन, अफगानिस्तान में अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद सूरत हाल दिन ब दिन इस वक्त खतरनाक होती जा रही है और हैरान कुन तौर पर $100 अरब की अमरीकी सरमायाकारी से तश्कील देने वाली अफगान फौज तालिबान के सामने चंद हफ्ते भी ना ठहर सकी। और इसके साथ साथ अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद पाकिस्तान को जिन हालात का खदशा था वो सामने आना शुरू हो चुके हैं। कल एक जानिब तो पाकिस्तान के दरीना दुश्मन भारत ने कंदहार से अपना सफारती अमला मुंतकिल करके भारत भिजवा दिया और साथ ही साथ अफगान हुकूमत की मदद के लिए 40 टन गोला बारूद और असलहा भी भिजवाया है। नाज़रीन, कंदहार में तालिबान ने भारतीय कॉन्सुलेट समेत अफगानिस्तान के तकरीबन 85% रकबे पर कब्जा भी कर लिया है। इस सूरत हाल में अफगान के हालात का पाकिस्तान पर क्या असर होगा और भारत इस वक्त क्या किरदार अदा कर रहा है और उसका मुस्तकबिल क्या होगा, अफगानिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, इस सब पे बात करेंगे। नाज़रीन, मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल डाइट अमजद शेख साहब, सहाफी तजज़ियाकार अदील वड़ाइच भी साथ मौजूद हैं। जनरल साहब, आपकी जानिब आऊंगी, क्या फ्यूचर देख रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा, खदशा जाहिर किया जा रहा था, तमाम ममालिक इस वक्त जो है वो परेशान है कि अफगानिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, क्या होने जा रहा है और उसके मेजरली पाकिस्तान पर बहुत ज्यादा असरात होंगे। क्या सिचुएशन देख रहे हैं, हम किस तरह से टैकल करेंगे इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, पहले एक असूल जो खित्ते के मुल्कों को चाहिए, क्योंकि इसमें सारे जो इफेक्टेड हैं वो ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, ये मुल्क हैं। भारत इफेक्टेड नहीं है। और इन मुल्कों को चाहिए था कि इस शैतान को इस अमन प्रोसेस से दूर रखते, लेकिन अभी तक हमारा अपना भी इन मुल्कों का आपस में कोई ऐसा एग्रीमेंट, कोई ऐसी इकट्ठी कॉन्फ्रेंस और उसके नतीजे में कोई करारदाद वगैरह नहीं निकली जिससे कि ये कहा जाए कि अफगानिस्तान में अमन लाने के लिए ये मुल्क जिनके बॉर्डर्स मिलते हैं वो मिलकर काम करेंगे। मसला ये है कि अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज रख के भारत हमेशा फायदा उठाता रहा और अब भी उठाएगा, क्योंकि जब कोई भी मुल्क वहां पे कोई भी मुल्क डिस्टेबलाइज हो और उस पर हुकूमत की रिट ना हो पूरी तरह, तो फिर वहां पे मुख्तलिफ दहशतगर्द ग्रुप वगैरह जो है वो अपना ऑपरेट करते रहते हैं, वहां से उनको अपने अपने जगह मिल जाती है अपने लिए। लिहाजा अगर यहाँ पे खाना जंगी जारी रहे तो वो बिल्कुल इस तरह कर सकते हैं कि ये वहां पे दहशतगर्द टीटीपी वगैरह दाएश ऑपरेट कर सकें। भारत ने जो इतना असला दिया है उनको इस वक्त, ये इस वजह से दिया है कि तालिबान के साथ जब इन्होंने राब्ते किए तो तालिबान की तरफ से चूंकि ज्यादा पजीराई नहीं हुई, वो इनको बड़ा शक व शुबे की नजर से देखते हैं, तो इन्होंने ये असला पहुंचाया ताकि मलेशिया जो है वो तैयार की जा सके। नॉर्दर्न अलायंस में मलेशिया के लिए वो अहमद शाह मसूद का बेटा कोशिश कर रहा है, इराक में इस्माइल खान लगा हुआ है। अब अगर वो मलेशिया खड़ी कर लेते हैं तो हथियार कहां से आएंगे? हथियार भारत ने पहुंचा दिए। जब मलेशिया वहां बन जाएंगी तो फिर आप सोचिए कि खाना जंगी तो हो गई, क्योंकि तालिबान के खिलाफ अगर वो लड़ना शुरू करेंगे। असल चीज जो समझने की बात थी कि नेटो, अमेरिका, ये इतनी ताकतें 20 साल लगी नहीं तो तालिबान खत्म नहीं हुए। क्या अब मलेशिया बना लेने से तालिबान खत्म हो जाएंगे? वो तो नहीं होंगे। सिर्फ यही होगा कि झगड़ा तूल पकड़ेगा और वहां पे इंस्टेबिलिटी आएगी। अगर कोई मुखलिस हो अफगानियों से तो वो कहेगा कि जनाब हम किसी भी साइड को कोई असला नहीं देंगे, ना तालिबान को ना आपको, आप बैठ के बातचीत के जरिए अपना मसला हल करें। लेकिन भारत वहां पे जल्दी पे तेल डालने वाला काम कर रहा है। वो बिल्कुल किसी को भी मज़ाकरात की तरफ लाने की बजाय वो एक साइड को असला वगैरह दे के तो उनको लगा रहा है कि आप अपनी मलेशिया खड़ी करें और तालिबान के खिलाफ लड़ना शुरू। अच्छा जनरल साहब, अगर किसी ने सबक सीखा होता, अगर किसी ने इससे कोई लेसन लिया होता तो वो भारत को भी कहता, यानी अशरफ गनी ने अगर कोई सबक सीखा होता तो वो उनको कहता कि भाई ये जैसा हमें नहीं चाहिए। अगर अमेरिका तालिबान को शिकस्त नहीं दे सका इतनी ताकत के बावजूद, नेटो 40 मुल्क लगे हुए थे, तो हम मलेशिया बना भी लें तो क्या करेंगे सिवाय इसके कि खून खराबा होगा। तो ये अफगान खुद भी इस मामले में इंतहाई खुद गर्ज हैं कि अपने मुफादात की वजह से ये खून खराबा रुकवाने की बजाय उसमें कूद रहे हैं उस दलदल में। जनरल साहब, अगर तालिबान जो है वो ताकत के जोर पर जो है वो हुकूमत पर कब्जा कर लेते हैं तो दुनिया इसे फिर तस्लीम करेगी नहीं करेगी? आपको क्या नजर आ रहा है? क्योंकि ये तो ऐसे लग रहा है कि काबिज हो जाएंगे।
देखिए, जहां तक ताकत के जोर पे कब्जा करने का है, मेरा अपना ख्याल है कि तालिबान ये काम नहीं करेंगे। उसकी एक वजह है, पूरी दुनिया ने पैगाम दिया है कि जी ताकत के जोर पे जो भी हुकूमत बनाएगा हम उसको कबूल नहीं करेंगे, लिहाजा मुज़ाकरात ही हम चाहते हैं। दूसरी तरफ तालिबान जो है वो बार बार कह रहे हैं कि जी बावजूद इसके कि हमारी पोजीशन मैदान जंग में बहुत बेहतर है, हम मुज़ाकरात को तर्क नहीं कर रहे, और मुज़ाकरात में हम अपनी अगले महीने के शुरू में अमन प्लान हम देंगे कि कैसे अमन लाया जाए। ये जो आप फतूहात उनकी देखते हैं, मेरा अपना अंदाजा है कि इनमें उनको एक तो बहुत रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा। अफगान आर्मी जो हथियार फेंकती है वो यूजुअली वो है जो दूर दराज इलाकों में इन्होंने रखे हुए थे फौजी, और उनको पता था कि वो अकेले हैं, उनको पीछे से कोई कमक नहीं मिल सकती, इस वजह से वो हथियार फेंक देते हैं। अब ये सारा कुछ तो इस वक्त चल रहा है, लेकिन इससे अफगान तालिबान की जो बार्गेनिंग पोजीशन है वो स्ट्रांग हो गई। वो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से मुज़ाकरात में बैठना चाहते थे ताकि अपने ज्यादा से ज्यादा मुतालबात मनवा सकें, वरना उनको भी समझ है कि अगर उन्होंने ताकत के जोर पे कब्जा करने की कोशिश की तो हो सकता है कि काबुल पे कब्जा ना हो सके, क्योंकि हुकूमत जो वहां पे बैठी है उन्होंने अपनी फौज पीछे खींच के काबुल का दिफा मजबूत कर लिया है कि अगर बाकी मुल्क पे तालिबान का कब्जा हो भी जाए तो काबुल में घुसना उनके लिए आसान ना हो। तो इस वजह से काबुल पे बड़ा खून खराबा होगा, और ये भी हो सकता है कि तालिबान कब्जा ना कर सकें। लिहाजा तालिबान अगर काबुल के करीब पहुंच भी गए तो मुज़ाकरात नहीं छोड़ेंगे, मुज़ाकरात में अपने मुतालबात मनवाने की कोशिश करेंगे। अब अगर अशरफ गनी या ये तबका खुद गर्ज ना हो तो तालिबान को उनके मुतालबात में कुछ रियायत दे देने से अगर अमन लाया जा सकता है और खून खराबे से बचा जा सकता है तो वो कर लें। एक चीज वाज़ेह है कि अशरफ गनी अपनी सदारत नहीं बचा सकता, तालिबान उसको कभी भी सदर तस्लीम नहीं करेंगे। अशरफ गनी अपनी सदारत बचाने के लिए सारे मुल्क के अमन को दांव पे लगा के बैठा हुआ है। तो ये वो दुख है, क्योंकि तालिबान अगर आज पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में हैं और अगर वो काबुल पे कब्जा ना भी कर सकें तो हकीकत में जो रिजल्टेंट पोजीशन होगी वो ये होगी कि किसी की भी हुकूमत नहीं होगी। अशरफ गनी काबुल से बाहर नहीं निकल सकेगा और तालिबान काबुल में नहीं जा सकेंगे, तो हुकूमत किसकी हुई? मुल्क तो बर्बाद हो गया ना, किसी का भी लिट नहीं वहां पे। तो इस वजह से बेहतरी के लिए, अमन की खातिर दोनों साइड्स को कुछ ना कुछ छोड़ना होगा। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि तालिबान अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से कोशिश ये करेंगे कि उनके ज्यादा से ज्यादा मुतालबात मान लिए जाएं और कुछ थोड़ा बहुत वो दूसरों के मान ले, तभी ये सूरत हाल आप देख रहे हैं। अच्छा जनरल साहब, दो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट से कुछ ये कह रहे हैं कि अगर अफगानिस्तान पर जो तालिबान है उनको कब्जा हो जाता है कंप्लीटली तो हम जंग की तरफ जा सकते हैं, खित्ते का हम दाव पे लग सकता है। लेकिन एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अगर अफगानिस्तान के ऊपर अगर तालिबान कब्जा कर लेते हैं तो दे नो बेटर हाउ टू डील इट। तो आप इसमें से किसको सपोर्ट कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि अगर अफगानिस्तान के ऊपर अफगान तालिबान का कब्जा हो जाता है तो क्या वो अफगानिस्तान को चला पाएंगे? लगता यही है कि पहले की निस्बत वो काफी बदल चुके हैं और बहुत सारी चीजों में वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ चलना चाहते हैं। वो पुरानी सोच से किसी हद तक वो हट गए हैं और यूं लगता है, देखिए उन्होंने जिस तरह मुज़ाकरात अमेरिका के साथ किए हैं या भी इनके साथ कर रहे हैं, ये बड़े जबरदस्त, आपकी बड़ा तजर्बा और डिप्लोमेसी का तो फिर आप कर सकते हैं। अगर तालिबान आज पढ़े लिखे लोग हैं और वो डिप्लोमेसी भी जानते हैं और ये काम कर सकते हैं तो उनको अंदाजा होगा कि अगर उन्होंने बाकी दुनिया के साथ मिलकर चलना है तो फिर वो कोई वहशियाना हरकतें नहीं कर सकेंगे, उनको कुछ मुहद्दब तरीके इख्तियार करने हों। तो उस लिहाज से मेरा ख्याल है कि पहले की निस्बत नरमी होगी। अब चीज ये है कि जो खदशा है यहाँ पे, और जिसके लिए ये मैं कहता हूँ कि जो रीजनल कंट्रीज हैं उनको बड़ी जरूरत है कि यहाँ पे अमन लाया जाए। हमारी एक तारीख हम जो अफगानिस्तान की देखते हैं कि हर कुछ सालों के बाद वहां पे फसाद शुरू हो जाता है, फिर हमें खतरा हो जाता है कि जी वहां से रिफ्यूजीज आ रहे हैं, डिस्टेबलाइज हो गया। हमें वहां पे परमानेंट स्टेबलाइजेशन चाहिए बिकॉज ऑफ आवर सीपैक। सीपैक की पूरी पोटेंशियल तब ही रियलाइज हो सकेगी अगर वो सेंट्रल एशिया को एक्सेस करे, रशिया को एक्सेस करे। अगर ईरान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, रशिया, पाकिस्तान ये कनेक्ट नहीं होते तो सीपैक एक सड़क रह जाएगी जो सिर्फ चाइना इस्तेमाल करेगा। लिहाजा इसके लिए ये खित्ते के सारे मुल्कों को सोचना होगा कि हमने अफगानिस्तान को स्टेबलाइज करना है। उसके लिए जरूरी ये है
कि आज दिन तक होता ये रहा है कि जब भी अफगानिस्तान में कोई फसाद हुआ तो बाहर के मुल्क जो है वो अपने किसी न किसी साइड को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, अपनी प्रॉक्सी बना लेते हैं। कभी नॉर्दर्न अलायंस को बना दिया। साहब यहाँ पर इशू ये भी तो है कि कोई तीसरी कंट्री जब इन्वॉल्व होती है तो अफगानिस्तान डिक्टेशन भी तो नहीं लेना चाहता ना, तो फिर उस सिचुएशन में किस तरह से कैटर करेंगे? ये भी देखे ना, जैसे पीछे जब तालिबान की हुकूमत थी पहली, तो उस वक्त भारत ने, रशिया ने और ईरान ने तालिबान की मुखालिफ कुव्वतें यानी नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट करना शुरू किया, तो जंग तूल पकड़ गई। तालिबान कहीं गया नहीं, फिर अमरीका भी आ गया। वो 2015 में रशिया और ईरान ने तालिबान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और नॉर्दर्न अलायंस को छोड़ दिया, क्योंकि उनको दाइश का खतरा नजर आना शुरू हो गया। अब अगर तालिबान काबज हो जाए और एक मुल्क तालिबान चलाना शुरू कर दें और भारत या कोई और मुल्क जो है वो नॉर्दर्न अलायंस को वहां पे देता रहे हथियार और उनको लड़ाना शुरू कर दे, उधर से ईरान या कोई और जो है वो हज़ारा कम्युनिटी को शुरू कर दे, तो तालिबान को होते हुए भी अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज रहेगा और हम वो सीपैक इस्तेमाल नहीं कर सकें। बिल्कुल, सीपैक की सिक्योरिटी यहाँ पे जनरल साहब बहुत अहम है। अदील, जैसा से भी जनरल साहब ने बात की है कि अफगानिस्तान में यहाँ पे मारिया में एक बात जी सर, इसके लिए चूंकि अभी सारे ममालिक का, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशिया, सबका फायदा है कि वो सीपैक से कनेक्ट हो, तो मेरा अपना अंदाजा है कि आज अगर हम मिल के बैठ के ये बात करें कि हम में से कोई भी किसी को प्रॉक्सी नहीं बनाएगा, कोई मुल्क किसी भी साइड को सपोर्ट नहीं करेगा और एक एग्रीमेंट इस पे हो जाए, तो फिर अफगानिस्तान हमेशा के लिए स्टेबलाइज हो जाएगा। उसमें अकेला भारत सिंगल आउट हो जाएगा, लेकिन भारत को जमीनी रास्ता फिर मिलेगा नहीं। आज वो ईरान के जरिए या ताजिकिस्तान के जरिए वहां पहुंचता है। जब ताजिकिस्तान ने दस्तखत किए होंगे कि वो किसी को नहीं बनने देगा यहाँ पे प्रॉक्सी, तो फिर वो भारत को रास्ता नहीं देगा, इसी तरह ईरान नहीं देगा। तो ये वो चीज है जो करने की जरूरत है ताकि हमेशा के लिए ये प्रॉक्सी वॉर वाला अफगानिस्तान से किस्सा खत्म कर दिया जाए। ठीक है अदील, जिस तरह भी डॉक्टर जनरल साहब ने बात की है कि अफगानिस्तान के अंदर आर्म होगा तो ही सीपैक परवान चढ़ सकेगा। आसिम सलीम बाबर साहब बहुत इसको करीब से देख रहे हैं और जैसे काम इस वक्त बहुत तेजी से चल रहा है, सबकी नजरें भी हैं, तो अब सीपैक की सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है? जी, सीपैक की सिक्योरिटी इस वक्त तो बल्कि जो कुव्वतें अफगानिस्तान से निकल रही हैं, मेरे ख्याल में तो वो भी नहीं चाहती कि इस खित्ते में स्टेबिलिटी हो। वो नहीं चाहती कि जब वो, मेरे ख्याल में वो कॉन्सिक्वेंसेस ज़हन में रख के जा रही हैं। उन्होंने पता है कि वो जिस अंदाज में गैर जिम्मेदाराना विड्रॉल वहाँ से कर रहे हैं और जितनी जल्दी में ये कर रहे हैं, तो उन्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस पता है कि ये एक शोरश ज़्यादा खुदा न खास्ता रीजन बन सकता है। इसके जो नताइज हैं वहाँ पर खाना जंगी की सूरत में होंगे, खुदा न खास्ता अतराफ़ के जो ममालिक हैं उनमें इसके असरात आएंगे। लेकिन जो सीपैक की सिक्योरिटी है उस पर फोकस तो बहुत ज़्यादा है और ख़ास तौर पे जो बाढ़ लगी है उसमें 90% से ज़्यादा जो काम हो चुका है और उसकी जो सर्वेलेंस के हवाले से जो स्ट्रेटजी बनाई गई है, मैं समझता हूँ कि ये भी एक गेम चेंजर है और ये मैं कहता हूँ पाक आर्मी का बहुत बड़ा काम है। और उसके बाद जब ख़ास तौर पर जो मुहाजिरीन का जो सैलाब है उसका एक खदशा आगे जो खड़ा हुआ है, तो ये बाढ़ भी बड़ा अहम किरदार अदा करेगी। जो बॉर्डर्स हैं वहाँ की जो सिक्योरिटी है वो अब पहले जैसी नहीं है, बहुत बेहतर अंदाज में हो चुकी है। यकीनन उसमें सिर्फ बाढ़ लगा देना ही काफ़ी नहीं है, उसमें बाद में इसकी जो सर्वेलेंस और ये सारा जो मामलात हैं उस पर भी नज़र रखनी होगी। लेकिन मैं एक जनरल साहब से सवाल मारिया करना चाहूँगा। जनरल साहब ये बताइए कि एक ऐसे वक्त में जब इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट कह चुके हैं और कई मरतबा इनकार कर चुके हैं, आपके ख्याल में ये क्या मामला अब ख़त्म हो गया और एक ऐसे मौके पर बिलावल साहब का अमेरिका जाना, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? बहुत से लोग ये जी, बल्कि ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि बिलावल साहब किसी मकसद के लिए अमेरिका गए हैं, इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, बज़ाहिर तो मकसद जो सुनने में आ रहा है वो तो प्रॉपर्टीज वगैरह हैं वहां पे, वो जहां भी आपने कहीं हराम का माल रखा हो उसको छुपाना करना आपके लिए प्रॉब्लम बन जाती है। तो कहा जा रहा है कि उसके लिए गए और एक तजर्बाकार ऐसे काम में महारत रखने वाले मुराद अली शाह साहब जो हैं वो साथ गए हैं, तो माहिरीन की जरूरत थी उनको इस काम के लिए, वो लगता यही है। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि अमेरिका को लाजमन इस वक्त तलाश होगी किसी ऐसे शख्स की जो रिजीम चेंज में उनकी मदद कर सके, क्योंकि इमरान खान कतई उनको सूट नहीं करे। ये हो ही नहीं सकता। इंडिपेंडेंट पॉलिसी की बात करने वाला हमारे जैसे मुल्कों में कभी बर्दाश्त ही नहीं किया जाता, और अगर ये उनको कोई रिप्लेस करने वाला नहीं मिलता तो फिर इमरान खान की जान को खतरा हो। ये दोनों चीजें जो हैं ये हमें ज़हन में रखनी चाहिए
अच्छा। और हमारे यहाँ जो मैंने इनकी वेस्टर्न कंट्रीज में जो किताबें पढ़ी हैं, अभी भी रिसेंटली ये छपी है किताब, जिसमें वो कहता है कि ये अमेरिका कभी भी इस एरिया से नहीं निकलेगा। अगर आप पढ़े चीजें तो पाकिस्तान के सियासतदान बड़ी थोड़ी कीमत पे बिकते रहे। इनसे अगर सिर्फ वादा कर दिया, इनको शाबाश दे दें, थपकी अमरीका दे दे, वादा कर दे कि हाँ हम आपको मदद करेंगे, तो ये सारा कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये बदकिस्मती है। नतीजा ये कि ऐसे मामलात में अगर आपका कोई मजबूत हुक्मरान आ जाए जो लगे कि ये अपने नेशनल इंटरेस्ट को बिल्कुल सामने रखता है और सबसे ज्यादा मुकद्दम समझता है, तो वो अमेरिका तो बर्दाश्त नहीं करता हो। तो ये अलमिया है यहाँ पे। जनरल साहब, अमेरिका जो है उसको तो सुनने की आदत ही नहीं थी ना, और इमरान खान शायद पहले हुक्मरान हैं जिन्होंने इस अंदाज में ना की है, और एक ऐसे वक्त में जब उन्होंने ना भी कर दी और आपने कहा कि जी खुदा ना खास्ता कोई जान को भी खतरा है, और ऐसे वक्त में वो अपना सिक्योरिटी, अपना प्रोटोकॉल वो भी कम करने जा रहे हैं और कह रहे हैं जी वो निजी जो होंगी कोई गैदरिंग्स वगैरह वहां पर वो बगैर प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के जाएंगे। आप इसको किस तरह देखते हैं? बात यह है कि हिफाजत करना, उसको मद्देनजर रखना, ये तो हमारा फर्ज है, क्योंकि ये अब जहां तक हम ईमान की ताल्लुक है वो तो ठीक है, अल्लाह ताला के हिफ्ज़-ओ-मान में सब कुछ होता है और हम मुसलमान की हैसियत से ये यकीन भी रखते हैं। लेकिन फिर अल्लाह ताला ही कहता है कि आप अपनी जो तदबीर वगैरह जरूरी जितनी अकल दी है इंसान को उसके मुताबिक करना चाहिए। तो अगर वो अपने प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी को हटा रहे हैं तो फिर ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो ओवरऑल सिक्योरिटी को इम्प्रूव करे, उनको उन इलाकों में जहां उन्हें जाना है या जिस तकलीफ में जाना है, ये फिर रियासत वहां पे, अगर वो साथ वाला हजूम नहीं जाता तो ना जाए, लेकिन उस जगह को पहले से सिक्योर किया हो ताकि वहां पे कोई ऐसा वाकया ना हो सके। तो उसमें हर सूरत सुस्ती नहीं की जा सकती, ये रियासत की जिम्मेदारी है। प्रोटोकॉल काम किया जा सकता है, लेकिन सिक्योरिटी को मेंटेन रखना चाहिए। प्रोटोकॉल ना हो, लेकिन आप जहाँ जो विजिट करनी है जगह उसको पहले से पता होना चाहिए ताकि उसको सिक्योर किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जिन सारे प्रोग्राम को आपने इतना टाइम दिया। ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद नाज़रीन हम आपको एक्सक्लूसिव स्टोरी शेयर करेंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में एक अहम मोड़ आया है, वो क्या है ब्रेक में आपको बताएंगे, साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस पे एक अहम डेवलपमेंट हुई है। इस केस में एफबीआर की नजरसानी दरखास्त के मंदरजात पहली दफा इस शो में हम आज सामने लेकर आएंगे। अदील मुझे बताएगा इस केस में अहम क्या डेवलपमेंट हुई है? आप बार बार ये कहते तो हैं कि पिक्चर अभी बाकी है, अब क्या हुआ है? देखें, एफबीआर ने जो 9 दरख्वास्तें दायर की थी, बुनियादी तौर पर 9 नजरसानी दरख्वास्तें दायर की थी। फिर अभी चैम्बर अपीलों का मामला तो चल रहा है, लेकिन इसके कंटेंट्स पहली मर्तबा सामने आए हैं कि एफबीआर इस पे क्या कह रहा है। एफबीआर इस पे चूंकि एक खामोश था जो इस पे बात नहीं कर रहा था, और एफबीआर ही सबसे अहम फरीक था जिसको इस पर बात करनी चाहिए थी, और बिल आखिर एफबीआर ने अपनी उन 16 नुकाती पिटिशन में क्या लिखा है ये बड़ा ही अहम है। पहले तो जो इनिशियल जो पॉइंट्स हैं उसमें एफबीआर ने ये बताया है कि लंदन की 3 ऑफशोर जायदादें मिसेस सरीना ईसा और उनके बच्चों के नाम थीं, और तकरीबन 7.5 लाख बल्कि जो इन्होंने बरतानवी पाउंड्स में उसकी जो रकम जो है वो बताई है कि ये इतने करोड़ों रुपए मालियत की जो जायदादें थी। और उन्होंने कहा कि ये जायदादें, एफबीआर कह रहा है कि ना तो मिसेस सरीना ईसा ना ही उनके खावंद जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं उन्होंने, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने, उन्होंने भी इब्तदाई तौर पर अपने रिटर्न्स में जाहिर नहीं की थी। अच्छा। इसमें उन्होंने ये कहा है कि इन ऑफशोर जायदादों को डिक्लेयर ना करना सदारती रेफरेंस की वजह बना, और उन्होंने कहा है कि सदारती रेफरेंस जब ज़ेरे इल्तवा था तो जनवरी 2020 में मिसेस सरीना ईसा ने अपने 2018 के जो रिटर्न्स हैं वो फाइल किए और कुल आमदन 40 लाख रुपए जाहिर की, और उन्होंने कहा कि 30/6/2018 तक उनकी जो वेल्थ स्टेटमेंट है जी वो 11 करोड़ 99 लाख रुपए की जायदादें हैं और उनमें उनका शेयर है। तो इसमें उन्होंने कहा है कि 19 जून को सुप्रीम कोर्ट ने यह रेफरेंस क्वैश कर दिया और हुक्म दिया कि एफबीआर जो है सरीना ईसा साहिबा की जो एक्सप्लेनेशन है और उनके बच्चों की जो एक्सप्लेनेशन है उसको स्क्रूटनाइज करे और ऑर्डर पास करे। ये तो वो ग्राउंड बना रही है। आगे बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें। उन्होंने कहा है कि जब सरीना ईसा साहिबा से उनसे प्रोसीडिंग का आगाज हुआ तो वो सरमायाकारी के जराए ना बता सकी।
उन्होंने कहा कि ये जो 3 ऑफशोर जायदादों के, और उन्होंने कहा कि 10 करोड़ 46 लाख रुपए से ज्यादा की रकम उनकी आमदन में शामिल हुई, जबकि 3.5 करोड़ रुपए का टैक्स वाजिबुल अदा निकला। और सरीना ईसा ने इस ऑर्डर को चैलेंज कर दिया जो एफबीआर ने जारी किया था। अच्छा, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो पॉइंट नंबर 8 है। वो ये कहता है एफबीआर का ये जो 8वां नुक्ता है कि मिसेस सरीना ईसा पर जो एफबीआर की जुरिस्डिक्शन है, ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत है, ये कानून के तहत वैसे ही हमारी जुरिस्डिक्शन में आती हैं। ये अदालती हुक्म की जरूरत भी नहीं थी, ये तो चूंकि हमारा कानूनी जुरिस्डिक्शन में चूंकि आती हैं, तो इसलिए कोई अदालती हुक्म की कोई ऐसी जरूरत नहीं थी कि अदालती हुक्म ने आना है तो हमने कोई इन्वेस्टिगेशन करनी थी, तो इसके हम मुहताज नहीं थे। और उन्होंने कहा कि मिसेस सरीना ईसा कह रही है मामला टाइम बार्ड है, तो ये उनकी प्ली पहले ही मुस्तरद हो चुकी है। फिर उन्होंने कहा कि प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट है, ये 1999 में अमेंड हो गया था, और मिसेस सरीना ईसा साहिबा ने अपने जो फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में जो रकम जमा कराई वो 1999 के बाद कराई, तो ये एफबीआर की जुरिस्डिक्शन में आता है इस मामले को इन्वेस्टिगेट करना। और इसमें फिर उन्होंने कहा है पॉइंट नंबर 12 में कि मिसेस सरीना ईसा को कई मौके दिए गए, लेकिन उन्होंने सोर्स ऑफ फंड्स एक्सप्लेन करने का जब उन्हें कहा गया, जब उन्हें ज़रई इनकम का सबूत देने के लिए कहा गया, जब उन्हें सूबाई ज़रई इनकम टैक्स का सबूत देने का कहा गया, उन्हें बरतानिया में जो सॉलिसिटर है उसके जो नाम से मुतालिक पूछा गया जिसके अकाउंट में पैसे हैं, तो मुतअद्दिद एफबीआर की रिक्वेस्ट के बावजूद कोई सबूत नहीं दिए गए। और उन्होंने कहा कि फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में रकम का सोर्स नहीं दिया गया, सॉलिसिटर के बैंक अकाउंट्स और नाम नहीं बताए गए, उन्होंने कहा जरी आमदन के सबूत नहीं दिए गए, उन्होंने कहा कि जो रकम है ये बच्चों की पढ़ाई के लिए बैरून मुल्क जो है वो भिजवाई गई थी, और ये तो जायदादों के लिए भिजवाने के लिए जाहिर ही नहीं किया गया था। तो एफबीआर ने जो पॉइंट नंबर 14 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 14 ये कहता है कि अदालत ने ना तो एफबीआर को नोटिस भिजवाया, ना ही रिव्यू पिटीशन में एफबीआर को फरीक बनाया। तो इसमें एफबीआर फरीक भी नहीं था, इसे पार्टी भी नहीं बनाया गया। और जो 26 अप्रैल 2021 का जो फैसला है अदालत उज़्मा का, ये एफबीआर कहता है कि ये नेचुरल जस्टिस के जो तकाजे हैं उनकी ब्रीच है, और एफबीआर को सुने बगैर उसके ऑर्डर को कालअदम करार दे दिया गया। और इसमें कहा गया है कि जो नजरसानी दरख्वास्तें हैं जस्टिस काजी फाइजी साहब उनकी अहलिया की, तो ये दरख्वास्तें नाकाबिले समात हैं। और इसमें प्रेयर क्या की है, उन्होंने प्रेयर क्या की है, ये उन्होंने ग्राउंड बनाई, और अगर प्रेयर ये की कि एफबीआर को इस केस में पार्टी बनाया जाए, यानी अच्छा, हाँ, ये अहम डेवलपमेंट देखें एफबीआर जब इस पर पार्टी बनेगा, वैसे तो ये क्यूरेटिव रिव्यू है ना, लेकिन एफबीआर कह रहा है, एफबीआर बुनियादी तौर पे इसको इस अंदाज में लेके चल रहा है कि हमें तो सुना ही नहीं गया, हमें पार्टी नहीं बनाया गया, हमारा ऑर्डर उड़ा दिया गया। तो उन्होंने कहा एफबीआर को इसमें पार्टी बनाया जाए, यानी एफबीआर पार्टी बनेगा तो मामला फिर ये शुरू नए सिरे से होगा। लेकिन इसमें एक पॉइंट और मैं कर दूं, उन्होंने कहा कि 26 अप्रैल का जो फैसला है इसको कालअदम करार दिया जाए, जिसमें उन्होंने एफबीआर का ऑर्डर उड़ाया था, और उन्होंने कहा कि एफबीआर के किसी अफसर के खिलाफ कोई एडवर्स ऑर्डर ना जारी किया जाए, ये इनकी प्रेयर है। अच्छा सदीक, ये बताया कि इससे पहले एफबीआर इसमें फरीक नहीं था, और उसके बाद अब एफबीआर ने जिस तरह से मंदरजात क्लियर किए और उन्होंने ये कहा है कि हम किसी ऑर्डर के मोहताज नहीं हैं, हम तो नेचुरल जो आगे प्रोसीडिंग हो रही है उसको आगे लेकर चल रहे हैं, तो अब और वो ये अपील भी कर रहे हैं कि हमें इसको प्रॉपर पार्टी बनाया जाए। आप इस डेवलपमेंट को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं वहीं से शुरू करूंगा जहां से अदिल वड़ाई साहब ने खत्म किया, कि आखिरी जो उनका पॉइंट है वो ये है, यही इस्तदा की थी सरीना ईसा साहिबा ने। सरीना ईसा साहिबा ने ये कहा था कि जब आपने 19 जून 2020 का ऑर्डर किया तो मैं उस वक्त पार्टी नहीं थी, हालांकि वो पार्टी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अदालत से इस्तदा की थी, और 19 जून को उनको वीडियो लिंक के जरिए बड़ी तफसील से सुना गया था। उनको पार्टी नहीं बनाया गया था, लेकिन सुना जरूर गया था, और उनकी अपनी शराइत पे उनको सुना गया था। लेकिन यहाँ पे तो एफबीआर को सुना ही नहीं गया। एक तो एफबीआर का पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपने हमें सुना नहीं है तो आप कैसे ये हुक्म जारी कर सकते हैं कि एफबीआर की रिपोर्ट को ना पढ़ा जाए, एफबीआर की रिपोर्ट के ऊपर कार्रवाई ना की जाए, एफबीआर की रिपोर्ट की बुनियाद पे ये ना किया जाए, वो ना किया जाए। तो जब आपने हमें सुना ही नहीं है, तो जब सरीना ईसा साहिबा की इसी बुनियाद पर दरखास्त कबूल हो गई, नजरसानी अलाउ हो गई कि क्योंकि मैं पार्टी नहीं थी और मुझे पार्टी बनाकर नहीं सुना गया, हालांकि यही वो पॉइंट था जिसके ऊपर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस काजी फाइसा साहब जो कि रोस्टर पर मौजूद थे, उनके दरमियान तलखी भी नजर आई थी, क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब इस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे थे कि आप अपना वो पढ़ें जो उसका
स्क्रिप्ट था, जो उनका बयान था उसका सीनियर एसएस साहिबा के, जिसमें लिखा हुआ था कि मैं मुअज़्ज़ज़ जजेस की शुक्रगुजार हूं कि आप मुझे मेरी दरखास्त पर सुन रहे हैं। यानी उनको सुना गया था, पार्टी थी यानी कम से कम सुना जरूर गया था। यहाँ पे तो एफबीआर को सुना ही नहीं गया। दूसरा जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बड़ाई साहब ने शुरू में बताया। एफबीआर ने लिखा, एफबीआर ये कह रहा है कि आपने मामला भेजा था हमें, एफबीआर को, अदालत ने 19 जून को ऑर्डर के जरिए। आप ये ऑर्डर ना भी करते, आप ना भी लिखते, आप रेफरेंस को सिंपल क्वैश भी कर देते, तब भी हमने प्रोसीडिंग आगे बढ़ानी थी, हमने कार्रवाई करनी थी, क्योंकि हमारे डोमेन में हमारे सामने ये इंफॉर्मेशन आ गई थी कि 3 प्रॉपर्टीज थी, वो डिक्लेयर्ड नहीं है, उनका सोर्स ऑफ इनकम नहीं पता, और हमने तो पूछना ही पूछना था। तो अब एफबीआर की जो रिपोर्ट है, जिसमें इतना कुछ था, जिस पे हम किसी प्रोग्राम में वो रिपोर्ट के अहम दर्जात भी सामने ले आएंगे, जिसमें एफबीआर ने वाज़ेह तौर पर लिखा कि काजी फैसल साहब की एहलिया अपने बयानात बदलती रही, झूठ बोलती रही, जो ये कहती थी कि इन पैसों से मैंने प्रॉपर्टीज खरीदी, उन पैसों को जस्टिफाई नहीं कर सकी, जो इनकम वो बताती नहीं वो दिखा नहीं सकी, फिर वो यहाँ से पैसे जो बाहर भिजवाती नहीं, ये कहकर भिजवाती नहीं कि ये तो मैं बच्चों की जो वहाँ पढ़ रहे हैं उनकी एजुकेशन के लिए भेज रही हूँ। अब इन्होंने कह दिया कि वो प्रॉपर्टीज के लिए थी। तो उस जो रिपोर्ट है हमारी साहबा, वो हम किसी अपने प्रोग्राम में चलाएंगे। उस रिपोर्ट के अंदर इतना कुछ है, तो कैसे आप इतनी देखें, उमर बंदियाल साहब बार बार एक बात कहते थे कि हम रेफरेंस क्वैश कर दें, हम सब कुछ खत्म कर दें, लेकिन फैक्ट्स तो क्वैश नहीं होंगे ना। फैक्ट्स कहाँ जाएंगे? फैक्ट्स क्या है? फैक्ट्स ये है कि जो प्रॉपर्टीज खरीदी गई वो डिक्लेयर नहीं थी। फैक्ट ये है कि जो पैसे बताए जा रहे हैं कि 7.5 लाख पाउंड से ज्यादा हमने बाहर भेजे, वो कमाए कहां से? ये जो बयान में तजादात हैं, पहले कहा गया मेरे शेयर इतने हैं, फिर कहा गया इतने हैं। ये जो फैक्ट है कि पैसे बाहर भेजे गए, बच्चों की प्रॉपर्टी, बच्चों के पढ़ने के खर्चात के नाम पर बना हुआ प्रॉपर्टीज ली, तो वो फैक्ट्स कहां जाएंगे? ये वो अहम सवाल है जो एफबीआर ने अपनी इस दरखास्त में उठाए हैं। अच्छा अदिल, ये बताइएगा कि क्लियर कट से आपने एक पॉइंट उठाया, उसमें ये भी कहा गया है कि सरमायाकारी के जराए भी नहीं बताए गए हैं। इससे आपकी क्या मुराद है और उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं? देखें, जो मिसेस सरीना ईसा है ना, वो ये कहती हैं जी कि ये एग्रीकल्चर इनकम से हमने जो है रकम हासिल की, ये जो करोड़ों रुपए की जायदादें ली। लेकिन उसमें होता ये है कि एफबीआर ये कहता है कि आपकी अगर एग्रीकल्चर इनकम थी तो आपको इसे वक्तन फवक्तन डिक्लेयर करना था। ऐसा तो नहीं है कि अचानक एक महीने में या एक साल में एग्रीकल्चर इनकम जो है वो 10 करोड़ को 11 करोड़ रुपए आ गई, तो उसमें आपने इसको वक्तन फवक्तन डिक्लेयर करना था। अच्छा, उसमें क्या होता है कि कुछ जगहों पर यानी कुछ सूबों में ये मामला होता है कि एग्रीकल्चर जो टैक्स होता है ना, उससे इस्तिस्ना होता है, तो उसमें भी आपको उस कॉलम में जाके जहां पर इस्तिस्ना होता है उस कॉलम में जाके डिक्लेयर करना होता है। अच्छा। कि जी ये मेरी एग्रीकल्चर इनकम है तो इस पर टैक्स नहीं बनता। तो एफबीआर ये कहता है कि ये भी नहीं किया गया। तो बुनियादी तौर पर ठीक है, वो जो बाकी चीजें हैं वो तो अलग है ना, कि जो बैरून मुल्क रकम भिजवाई गई उसमें जी बच्चों की तालीम के लिए भिजवाई गई, लेकिन जो सबसे बुनियादी चीज है वो है सोर्स ऑफ इनकम के एक जायदाद 2004 में और बाकी जो 2013 में खरीदी गई हैं। अच्छा, फिर जो 3 सवाल थे ना, जो लाहौर बार ने भी ये सवाल उठाया कि 3 सवाल थे, वो जस्टिस उमर बंदियाल साहब के, अगरचे उस मामले पे फैसला आ गया है, केस खत्म हो गया है, आगे नया एक मामला शुरू हो रहा है, लेकिन वो 3 सवाल आज भी किसी ना किसी तरीके से गर्दिश करते रहते हैं कि जस्टिस काजी फायजी साहब से पूछा था कि आपका जो बेगम साहिबा कि ये जो इनकम है या इनकी जो सरमायाकारी है इससे कोई ताल्लुक नहीं है, रकम जो बाहर भिजवाई गई है उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है, वो साबित करें। तो फिर उन्होंने इन 3 सवालों के जवाब नहीं दिए थे। तो बुनियादी तौर पर ये आकर बात उन सोर्स ऑफ जो फंड है कहा तो जा रहा है कि हमने मनी ट्रेल दे दी है, फिर ये किस बेस पे कहा जा रहा है? अच्छा, इस केस में अभी तक देखें, मनी ट्रेल तो किसको देनी है? मनी ट्रेल देनी है 2 फोरम है ना। एक फोरम है एफबीआर जिसको मनी ट्रेल दी जानी है। अच्छा, ये एफबीआर के हवाले से खुद ही इन्होंने कहा था कि ये मामला एफबीआर की डोमेन है, एफबीआर को मामला चला गया, फिर नजरसानी में आके कहा जी ये एफबीआर के पास नहीं जाना चाहिए था मामला। तो ये मनी ट्रेल तो देनी थी एफबीआर को। और दूसरा फोरम है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है उसमें तो केस ना सुना जाए वो इनकी इस्तदा थी। तो 2 जो फोरम कानूनी और आईनी फोरम है, इन्होंने कहा कि उधर मामला ना जाए, ये मामला अदालत में आए। ठीक है अदील, ब्रेक का टाइम हुआ नाज़रीन, ब्रेक के और अहम इश्यू से बात करेंगे, हमारे साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। शहबाज शरीफ की जानिब से एक इल्जाम लगाया जा रहा है कि एफआईए की जानिब से उनको हिरासा किया जा रहा है।
अदील, मुझे ये बताएगा कि क्या एक तो ऐसा मुमकिन है और दूसरा ये क्या मामलात हैं, क्यों इस तरह का इल्जाम लगाया जा रहा है? देखिए, हमने इससे पहले भी प्रोग्राम में यही बताया था कि ये शहबाज शरीफ या शरीफ खानदान पर जो केसेस है ना, तो ये उनमें ये सबसे तगड़ा केस है और इस चीज का अंदाजा है शहबाज शरीफ साहब को। और यही वजह है कि शहबाज शरीफ साहब FIA में जब FIA की टीम के सामने खुद पेश हुए हैं, तो वो जो आधा घंटा से ज्यादा टाइम वो वहां पर मौजूद रहे, उससे पहले अगरचे उनको कॉफी पूछी गई और उन्हें बड़े अदब से बुलाया गया, ये हमने सारा इस प्रोग्राम में बताया था। और उनसे जो सवालात किए गए, जो उन्होंने सवालात के जवाब दिए ही नहीं, और उन्होंने कहा कि जी ये हमजा को पता होगा, ये सलमान को पता, ये फैक्ट्रियां कैसे बनी, ये जी बच्चों का मामला, ये घर कैसे आया। उन्होंने कहा ये बेगम साहिबा इस मामले में बता सकती हैं, तो उन्होंने अपने पे कोई चीज ली ही नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद जब हमजा गए तो हमजा ने भी किसी बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि ये कह दिया कि डायरेक्टर साहब वक्त जो है वो एक जैसा नहीं रहता, तो जरा एहतियात से ना, तो यानी एक किस्म की। और ये भी कहा कि उनको मालूम नहीं अकाउंट में पैसे कहां से, मेरे अकाउंट में पैसे कहां से आए, चाहती हूं ऐसे मेरे अकाउंट में। फिर जी बिल्कुल, उन्होंने कहा जी कि मेरे अकाउंट में पैसे कहां से आए। फिर उन्होंने बताया कि वो जो हमारी मिलों के वो जो क्लर्क्स हैं या चपरासी हैं, उनके अकाउंट्स में ये जो करोड़ों अरबों रुपए की जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं, ये हमें नहीं मालूम। तो फिर उनको कहा गया कि दस्तावेजात लेकर आए, दस्तावेजात भी नहीं दी। लेकिन ये हो इसलिए रहा है, ये आने वाले दिनों में मजीद इसमें शिद्दत आएगी। उसकी रीजन ये है कि जब आपने अपना केस मेरिट्स पर नहीं लड़ना, तफ्तीशी टीम को अवॉइड करना है, आपने टाइम गेन करना है, आपने अपना केस ये बिल्ड करना है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है, तो उसमें यही चीजें सामने आएंगी। लेकिन FIA ये कहती है कि ये चीज शरीफ खानदान के खिलाफ जाएगी। उसकी रीजन ये है कि ये इनको जो मौके दिए जा रहे हैं ऐसे नहीं है कि जिस तरह माजी में होता रहा है जी कि ये इस तरह इल्जामात लगा के जी बात खत्म हो जाएगी। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग केस FIA ने बिल्ड कर लिया है। ये मामलात अदालतों में जाएंगे और अदालतों में जाकर फिर किस पे इल्जामात लगाएंगे कि जी हमें हरासा किया जा रहा है। अल्टीमेटली मनी ट्रेल देनी पड़ेगी। 25 अरब रुपए का ये सवाल है, 25 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन का सवाल है। तो उसमें इसको एक सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। हमारी इतलात ये है कि FIA ने कोई मिसबिहेव जो है इनकी किसी भी पेशी के दौरान नहीं किया। सिद्दीक, क्या ये महज इल्जाम है, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है ताकि इन सब चीजों से बचा जा सके? देखिए, ये शहबाज शरीफ साहब ये जो इल्जामात लगा रहे हैं इनको फ़ायदा नहीं होगा। ये 2 दिन 4 दिन 5 दिन तो गुजार लेंगे, लेकिन मसला ये है कि FIA के पास जो है वो मुकम्मल ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड है कि फलां इनके मुलाजिम के अकाउंट में इतने पैसे आए, उसने निकलवाए। और आप हमारी अंदाज़ा लगाएं कि इससे ज़्यादा सबूत क्या हो सकता है FIA के पास। कि FIA की जानिब से बताया गया कि शहबाज शरीफ की जो फलां घर से जो इनका CM कैंप ऑफिस था, उससे इतने पैसे इस कलर की गाड़ी में सलमान शहबाज लेकर निकलते हैं, फलां जगह जाते हैं, फलां अकाउंट में जमा कराते हैं, उससे उस अकाउंट में जाते हैं, इतना कुछ मौजूद है। देखें, शहबाज शरीफ साहब ने आकर कहा कि जी मुझे हरासा किया जा रहा है, चलिए मान लेते हैं आपको हरासा किया जा रहा है। आप कहते हैं मुझसे मिसबिहेव किया गया, चलिए ये भी मान लेते हैं मिसबिहेव किया गया होगा। आप पूरी कौम के सामने आके ये तो कहते हैं कि मैंने एक धेले की करप्शन नहीं की। आप कौम को आकर ये ना कहें कि एक धेले की करप्शन नहीं की, आप कौम को आके कहें कि ये FIA का नोटिस है, ये FIA के सवाल हैं, ये उनके 11 सवाल थे जिसमें वो पूछ रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब आपका फलां अपने चपरासी से कोई तल्लुक है या नहीं है। आप कहें कौम को कि मैं ओनोथ कहता हूं कि मेरा उससे कोई तल्लुक नहीं है। आप कहें कि वो कह रहे हैं कि ये आपके अकाउंट में पैसे आए हैं, मेरे अकाउंट में कोई पैसे नहीं आए। वो कह रहे हैं कि इतने पैसे आपकी फलां आपकी पार्टी के फलां बंदे ने आपके अकाउंट में जमा कराए और चंद दिन बाद आपने उसको सरकारी ओहदे पर लगा दिया। मैंने नहीं लगाया। मुझे ये कहा जा रहा है कि आपके कैंप ऑफिस से ये चीजें हुई, मैं डिनाई करता हूं ये नहीं हुआ। ये कहने में क्या हर्ज है? मसला ये है, आपसे पूछा जाता है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे आए, आप कहते हैं हमने बिजली के कारखाने लगा दिए। आपसे कहा जाता है कि आपके फलां नौकर चपरासी के अकाउंट में इतने अरब आए, आप कहते हैं हमने मेट्रो बना दी। आपसे कहा जाता है कि शहबाज शरीफ साहब आपके अकाउंट में इतनी टीटीज आई, बाहर से पैसे आए, आप कहते हैं मैंने ऑरेंज लाइन बना दी। भाई सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है, जवाब आप कुछ दे रहे हैं, जो असल सवाल है उनका जवाब नहीं देते। मान लेते हैं FIA आपको हरासा करिए। और दूसरी बात यह है, FIA आपको बुला के आपके सामने हाथ बांध के तो नहीं खड़े होंगे ना, वो आपके सामने आप मुल्जिम हैं आपसे। और आपका शहबाज शरीफ साहब, आपका जो मॉडल था पंजाब में, अगर आपके मॉडल पे FIA चल पड़े जिस तरह से आपने ट्रेनिंग पंजाब पुलिस की है, तो बहुत जो है वो आपके लिए तकलीफ दे होगा। क्योंकि आपने जिस तरह से यहाँ पे ट्रेनिंग की है पुलिस की और इन इदारों की, कि जिस तरह से वो आपके मुखालफिन, सियासी मुखालफिन को लंबा डाल के गाड़ियों में ले आते तो तशद्दुद करते थे, वैसा तो कुछ भी नहीं हो रहा। और आप देखें
ये 1 साल से इनसे एफआई ये पूछ रही है, 1 साल से एफआई से सवाल कर रही है। और अदील वड़ाई साहब ने ये स्टोरी की थी इसी प्रोग्राम में, जिसमें उन्होंने बताया था ना सिर्फ मेन सवाल बल्कि उसके जो जिमनी सवाल थे वो भी लिख के भेज दिए थे एफआईए ने। सवाल लिख के दिए गए थे लेकिन जवाब उनका नहीं आता। नाज़रीन, टाइम खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।